प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र पीजीटी ज्योग्राफी आज आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास अध्याय पढ़ाऊंगा। यह जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित है। बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस संबंध में विश्व के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन किसी भी परिकल्पना को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई परिकल्पनाएं हैं, जिनमें प्रमुख है प्रोफेसर इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने 1755 में गैसीय राशि परिकल्पना प्रस्तुत किया। इनके अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में आद्य पदार्थ ठोस, ठंडा, गतिहीन एवं बिखरा हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टक्कर हुआ। टक्कर के कारण पिंडों में ताप एवं गति उत्पन्न हुआ। ताप एवं गति के कारण गतिशील नेबुला में बदल गया। बच्चों की नेबुला क्या है? नेबुला बादलों एवं धूलकणों का घूमता हुआ एक पिंड है, जिसे निहारिका भी कहा गया। नेक्स्ट जो है इसमें लाप्लास जो है फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1796 में संशोधित निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत किया। इन्होंने भी निहारिका परिकल्पना पर ही बल दिया। इनके अनुसार जो आदि पदार्थ थे वो गर्म थे, तप्त थे, मंद गति से गतिशील था। बाद में तापमान और आयतन कम तथा गति में वृद्धि हुई। अब केंद्रीय बल के कारण निहारिका से एक छल्ला अलग होकर कई खंडों में विकसित हो गया। जो खंडित पदार्थ था वह ठंडा होकर ग्रह एवं शेष भाग सूर्य बना। इसके अलावे जो अन्य वैज्ञानिक थे उनमें चैम्बरलेन और मोल्टेन भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने 1900 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रारंभ में ही सूर्य होने की कल्पना की। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में एक सूर्य था, बाद में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से होकर गुजरा। सूर्य के पास से होकर गुजरने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल आया, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से एक सिगार के आकार की भांति एक पदार्थ अलग हो गया। सिगार क्या होता है? सिगार सिगरेट की भांति का एक पदार्थ होता है जो सूर्य से अलग हुआ, और वह जो है जब तारा जो आया था वह दूर चला गया। बाद में जो सिगार की भांति जो पिंड था वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा और यह सिगार ग्रहों में बदल गया। अन्य वैज्ञानिकों में सर जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना भी प्रसिद्ध है। इनके अनुसार प्रारंभ में सूर्य एक गैसीय पिंड था। एक अन्य विशाल सूर्य इसके पास से गुजरा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विशाल जिह्वा की भांति एक पदार्थ निकला, जिसे ग्रहों का निर्माण हुआ। और बच्चों, इस संदर्भ में जेम्स एंड जेफरीज ने इन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो है एक सूर्य की कल्पना की थी, प्रारंभ में ही सूर्य की कल्पना की थी। बच्चों, अन्य वैज्ञानिकों में ऑटो श्मिट तथा कार्ल वाइजास्कर प्रमुख हैं। इन्होंने भी निहारिका परिकल्पना पर बल दिया और इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया। ऑटो श्मिट ने अपार धूल एवं गैस होने की बात तथा कार्ल वाइजास्कर सूर्य की रचना कॉस्मिक किरणों से मानी। धूल एवं गैस के कणों में घर्षण तथा टकराव के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। बच्चों, अब जो सिद्धांत है इसमें आधुनिक सिद्धांत की बात आती है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वह एक परिकल्पना था और पुरानी परिकल्पनाएं थी, लेकिन आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं है। आधुनिक सिद्धांत जो है वह बिग बैंग सिद्धांत को मानता है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। बच्चे, आप जो है अभी एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि इस संदर्भ में एडविन हब्बल ने बताया। एडविन हब्बल 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि कैसे पृथ्वी का और कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इस संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? उन्होंने एक बैलून लिया। बैलून पर कई छोटे छोटे डॉट्स बनाए। उस बैलून को उन्होंने फुलाया। फुलाने के बाद उन्होंने क्या पाया कि उस बैलून के ऊपर जो बिंदु था उसके दो बिंदुओं के बीच में विस्तार हो रहा है। उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है, साथ में बिंदुओं का आकार भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसको जो है इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत जो है 1950-1960 में विकसित हुआ तथा 1972 में सत्यापित हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विकास निम्न अवस्थाओं में हुआ। इस संदर्भ में उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया।
प्रारंभ में ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ अत्यधिक छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था, जिसे एकाकी परमाणु कहा गया। यह जो है पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था में पदार्थ का आयतन अति सूक्ष्म तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था। 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट को ही बिग बैंग थ्योरी कहा गया, जिसका विस्तार हुआ एवं वर्तमान में भी जारी है। विस्तार में कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गया। ऊर्जा दरअसल पदार्थ में बदल जाते हैं। E = mc² आपने सुना होगा। कुछ ही देर के बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई एवं आरंभिक 3 मिनट में ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। बच्चों, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि केवल नैनो सेकंड में, सेकंड के बहुत से छोटे से भाग में जो है पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया और उसमें जो 1.43 सेकंड में जो वर्तमान अभी आपका अंतरिक्ष है उसका निर्माण हो गया। 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में 4500 केल्विन तापमान गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। स्पष्ट है कि पहले ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला, अग्निपिंड से विकिरण हुआ और फैलकर ठंडा हो गया। हल्के बादल पहले से उपस्थित था। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से आकर्षित हुए और विखंडित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया। बाद में तारे टूटे और ग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह से बिग बैंग की थ्योरी के माध्यम से, बिग बैंग की कल्पना के माध्यम से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता चलता है। अब आता है बच्चों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई उसमें बहुत सारे तारे थे, ग्रह थे, पृथ्वी थी, वायुमंडल थे, स्थलमंडल था, जलमंडल था। इनका निर्माण कैसे हुआ, इस संदर्भ में सबसे पहले हम तारों के निर्माण के बारे में जानेंगे। तारों का निर्माण बच्चों ये पता है कि जितने भी आकाशीय पिंड की रचना हुई है, जितनी भी आकाशीय पिंड की रचना हुई है उनमें सभी निहारिका से हुआ है। प्रारंभ में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस जो निहारिका द्वारा बने विशाल बादल से हुआ। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार तारों का निर्माण हुआ। तारों का निर्माण निहारिका का परिणाम था। वह वही निहारिका जो एक तस्तरी की भांति था और वह तस्तरी के जो बीच का भाग था वह संघनित था, झुंड था, गुंथित था और वह जो भाग था वह तारा था। बच्चों, अब हम लोग ग्रहों का निर्माण देखेंगे। ग्रहों का निर्माण तारों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। कैसे, इसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि तारों का जो निर्माण है वह निहारिका से हुआ है। निहारिका क्या था बच्चा? निहारिका तस्तरी नुमा एक पिंड था और तस्तरी के जो बीच का जो भाग था वह गैसों का गुत्थित झुंड था और वह जो है सूर्य बना। इसके अलावा उसके चारों तरफ का जो भाग था वह ठंडा हुआ और उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस संदर्भ में ग्रहों के निर्माण से संबंधित 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाता है। पहली अवस्था है ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है जो निहारिका के अंदर गैसों के गुत्थित झुंड हैं। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय क्रोड़ का निर्माण हुआ जो बाद में घूमती हुई तस्तरी के रूप में विकसित हुई। ये अब इसकी पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? दूसरी अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हुआ। संघनन क्या होता है? संघनन होता है अधिक तापमान से कम तापमान पर आने की प्रक्रिया। इस अवस्था में क्या होता है? जल वाष्प जल में बदल जाता है, जल जो है बर्फ बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में संघनन आरंभ हुआ। संघनन के कारण क्रोड़ के इर्द गिर्द का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हुआ जिसे हम अणु कहें। और इन्हीं अणुओं में ससंजन बल के कारण, ससंजन बल आपस में जुड़ने के बल के कहते हैं, अणु आपस में जुड़ने लगे और जुड़कर एक ग्रहाणु का निर्माण किए। ये ग्रहाणु संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बन गए तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ गए। ये इसकी दूसरी अवस्था थी। तीसरी और अंतिम अवस्था में ग्रहाणुओं के सहवर्धित मतलब बढ़ने की क्रिया होने के कारण कुछ बड़े पिंड ग्रहों का रूप धारण कर लिए। अब आपने देखा कि कैसे धूल कणों से अणु बना, अणु से ग्रहाणु बने और ग्रहाणुओं से ग्रह का निर्माण हुआ। बच्चों, हम बात करेंगे सौर मंडल की
कि सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं। तो सौर मंडल, सबसे पहले हम सौर मंडल की परिभाषा देखेंगे। सौर मंडल की परिभाषा के अनुसार सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा इसके अनेक उपग्रह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह हैं इसे हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले सूर्य के अनुसार, दूरी के अनुसार हम लोग देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं जो सौर मंडल में शामिल हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा कि इसके पहले हम प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में पढ़ते थे, लेकिन ग्रह की जो मान्यता है, ग्रह की जो परिभाषा है, उसके अंतर्गत प्लूटो नहीं आता था, इसलिए उसे ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया है। अब ये हम देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, इसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, इसे हम भीतरी ग्रह कहते हैं, इसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। अब आंतरिक ग्रह के अलावा एक होता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह क्या होता है? बाह्य ग्रह जो है उसके अंतर्गत कौन शामिल है? बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण भी कहा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसे हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं, इसे गैसीय या जोवियन ग्रह कहते हैं। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा गया। एक नया ग्रह भी खोजा गया है जिसका नाम है UV 313। 2005 में एक अन्य ग्रह की खोज हुई जिसका अस्थायी रूप से 313 का नाम दिया गया है, जिसको मैंने भी आपको बताया। पार्थिव ग्रह एवं जोवियन ग्रह में अंतर क्या है? किसे हम पार्थिव ग्रह कहेंगे, किसे हम जोवियन ग्रह कहेंगे? पार्थिव को पार्थिव क्यों कहते हैं बच्चों? अन्य ग्रहों को, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो बनावट है, इनकी जो संरचना है, वह पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए हम इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत ही समीप बने हैं। अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई, जबकि जोवियन ग्रहों की रचना अधिक दूरी पर हुई है। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसके कारण पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उठाकर ले गई, जबकि जोवियन ग्रह दूरी पर होने के कारण गैसों एवं धूलकणों को नहीं हटा पाई। बच्चों, पार्थिव ग्रह के छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, जिसके कारण यह गैसों को बांध नहीं सकी, इन पर रुकी नहीं रह सकी। जबकि जो बड़ी ग्रह है जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका आकार बड़ा है। इनका आकार बड़ा है तो इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण ये गैसों को बांधे रखी, इसलिए हटा नहीं पाई। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रमा सदैव से कुतूहल का विषय रहा है बच्चों। बचपन में भी हम लोगों ने आपने देखा है, चंदा मामा दूर के, इस तरह की कई कहानियाँ हम लोग पढ़ते थे। तो अब हम जानेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 सिद्धांत दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर जॉर्ज डार्विन के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड था। उन्होंने कहा कि गतिशीलता के कारण जो एक पिंड था वह डंबल की भांति बदल गया। वो डंबल, जिसे हम डंबल का प्रैक्टिस करते हैं, डंबल का भांति बदल गया और घूमते हुए अंत में क्या हो गया? टूट गया। टूटे हुए भाग को चंद्रमा कहा गया। और बच्चे, जहाँ से टूटा वह क्या बना? जहाँ से वो जो डंबल टूटा वह प्रशांत महासागर बना, क्योंकि वह गर्त बन गया था, गड्ढा बन गया था, जिसे हम आधुनिक प्रशांत महासागर कहते हैं। इस संदर्भ में आधुनिक विचार यह है बच्चे कि चंद्रमा की उत्पत्ति बड़े टकराव का परिणाम है, जिसे हम बिग स्प्लैट कहा जाता है। अब ये बड़े टकराव क्या था? इनके अनुसार पृथ्वी के निर्माण के कुछ ही देर बाद मंगल ग्रह से बड़े आकार का, यह आकार जो था वो लगभग 1 से 3 गुना बड़ा था, जो पृथ्वी के पास से गुजरा और पृथ्वी से टकराया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का एक बड़ा भाग इससे अलग होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे चंद्रमा कहा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संदर्भ में आपने 2 सिद्धांतों के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। वायुमंडल बहुत ही विरल था। विरल का मतलब होता है कि बहुत ही सघनता उसकी कम थी, जिसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम से हुई थी। पृथ्वी की संरचना परतदार है। प्रत्येक परत एक दूसरे से भिन्न है। अब परतदार कैसे है बच्चे? परतदार का मतलब होता है कि जैसे भूपरपट्टी, मैंटल और क्रोड़, जिसको हम अगले अध्याय में
पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके बाद स्थल मंडल का विकास के बारे में जानेंगे। स्थल मंडल का विकास आकाशीय खगोलीय पिंड हल्के तथा भारी पदार्थों का मिश्रण है। विभिन्न पदार्थ विभिन्न घनत्व के अनुसार एक दूसरे से अलग हैं। हल्के तथा भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। इसको हम इस रूप में समझेंगे बच्चे। आपने देखा होगा कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ की डेंसिटी कम होती है, कुछ की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व ज़्यादा होता है वह पृथ्वी के क्रोड में चले गए, पृथ्वी के सेंटर में चले गए, और जो हल्के थे वह पृथ्वी की भूपरपट्टी पर आ गए, ऊपरी परत पर आ गए। तो इस तरह से अलग अलग संरचनाओं का विकास हुआ, जिसमें हम भूपरपट्टी, मैंटल और क्रोड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास, कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल का ह्रास हुआ। यह वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना हुआ था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली हुई भाप तथा जल वाष्प ने वायुमंडल तथा जलमंडल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरी और अंतिम अवस्था में प्रकाश संश्लेषण ने वायुमंडल को संशोधित किया, जिसके कारण विभिन्न गैसों के उत्सर्जन हुआ। गैसों के उत्सर्जन को डीगैसिंग कहते हैं या गैसों का उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कैसे जो है वायुमंडल और जलमंडल का विकास हुआ। जलमंडल के विकास के बारे में बताना चाहूँगा कि जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा था तो उस समय बहुत सारी जलवाष्प का उत्पत्ति हुआ। यही जलवाष्प जब संघनन की क्रिया हुई तो संघनन के फलस्वरूप जो है वह महासागरों का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। बच्चों अब हम लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। तो इस बारे में देखेंगे कि प्रारंभ में वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसमें पृथ्वी तप्त थी, गर्म थी, पिघली हुई अवस्था में थी। इस कारण से किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं था। आधुनिक विज्ञान रासायनिक प्रतिक्रिया को जीवन का आधार मानता है। रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जैव अणु बने और इसका समूहन हुआ। जीवन का आरंभ 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में शैवाल बना, ब्लू ग्रीन शैवाल बना, और उसके बाद जो है अलग अलग निर्जीव वस्तुओं में भी जो है प्राण आए और जीवन की शुरुआत हुई। बच्चों इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम महासागरों के अंतर्गत में हुई, और इस तरह से एक कोशीय जीवाणु की रचना हुई, और एक कोशीय जीवाणु की रचना से लेकर मनुष्य की रचना तक एक बहुत बड़ा सफ़र तय करना पड़ा। तो बच्चों आपने देखा अभी तक कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कई जो है परिकल्पनाएं दी गई। इन परिकल्पनाओं के अंतर्गत विभिन्न लोगों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए। कुछ विचार पुरातन थे, कुछ विचार आधुनिक थे, जिसे आज भी मान्य है। इस संदर्भ में आपने यह भी जाना कि कैसे पृथ्वी की रचना हुई, ग्रहों की रचना हुई, तारों की रचना हुई, सौरमंडल की रचना हुई, और किस प्रकार से वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल की रचना हुई। धन्यवाद।